देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे, अनमने रहे। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। तो कहानी शुरू होती है यही, हमारी इसी पृथ्वी पर, और कहानी के किरदार है 3: हम, हमारी दुनिया और एलियंस। एक बार क्या होता है कि हमारी इस प्यार से बनाई हुई धरती पर एलियंस आते हैं और हमसे कहते हैं, ए चलो हटो यहाँ से, ये धरती अब हमारी है। हम पूछते हैं, कैसे भाई साहब, यहाँ तो सदियों से हम रहते आए हैं, हम नहीं जाना चाहते। एलियंस का जवाब आता है, तुमसे पूछ थोड़ी रहे, तुम्हें बता रहे हैं, चलो भागो यहाँ से। हम कहते हैं, पर हम क्यों जाएं? तब एलियंस कहते हैं, विकास के लिए बेवकूफ़ो। हम पूछते हैं, किसका विकास? वो कहते हैं, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम लोग बहुत पिछड़े हुए हो। हम जानते हैं विकास क्या है, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए तुम्हें ब्रह्मांड की मुख्य धारा में भेज रहे हैं, मेन स्ट्रीम में। कितना सुनहरा मौका है तुम्हारे लिए। हम फिर भी हैरान हैं, यहाँ से बाहर जाकर हमारा विकास कैसे होगा? तब वो कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड की तरक्की के लिए तुम लोग इतना सा त्याग भी नहीं कर सकते। हम कहते हैं, तुम्हारे पास इतना कुछ है, फिर भी हम ही से त्याग क्यों मांग रहे हो भाई? और तुमने हमारे लिए आज तक क्या किया है कि हम तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दे, हमारे पुरखों की धरती त्याग दे? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। देशभक्त लागत मोरा, त्याग आमुबे काय मागता। देशभक्त लागत मोरा, त्याग आमुबे काय मागता। जंगला माया की आहे रक्षण माझी वेदये, गळे तुम तोडी टाकता। त्याग आमुबे काय मागता, गळे तुम तोडी टाकता। नर्मदा घाटी में पीढ़ियों से जीने वाले आदिवासी जी रहे हैं, बंदर जैसा जीना जी रहे हैं। इन लोगों को वहां से हम शहर के नजीक पास लाएंगे, उनको ज्ञानी बनाने के लिए ये सरदार सरोवर योजना बना जा रही है। असे शब्दात बोलो। आम्ही कतना कामा जोरे जन्मभूमी होती आणि सूर्य होता, तो या आम्हा बाप दादा देखो आम्ही जीवते थे, गाँव में खाते थे, पीते थे, मुझे को होते थे। आम्ही आम्ही कतना था, तुम्हें कहते कि अवया ताज जाता रोजा तुम्हें कहा एवं अमोने पहली वक्त आए डैम बांधो कि नहीं बांधो, हमने कीधु ज नहीं। ये सरकारे जबरदस्ती डैम बांधी दीधो ने अमोने जबरदस्ती ज बुडायरा। गोरे डुबाड़ दिल्ला, जाड़े डुबाड़ दिल्ला, खेती डुबाड़ हमारी हाल आई छेला, जमीन होती नर्मदा पानी भी आई छेलो, तो हमरो दूध खाता होला। तो सरकार बताते भी नहीं थे। सरकार तो यहाँ पर खाली आते थे तो खाली गांव वालों से कोई लेने और खाना पीना करते थे। सरकार इस चीज़ के सर्वे करने आते थे, फिर गांव से लूटना,
और ये चीज बताते नहीं थे कि यहाँ बांध बन रहा, तुम्हारे मकान डूबेगी, घर डूबेगी, कि तुम्हारी क्या स्थिति होगा, कि ये चीज होगा, कि तुम्हारा फायदा, कि तुम्हारा नुकसान, की ये चीज एक ही भी नहीं बताया था। रात्रि बोर आवी थे, एक कपड़ा ना निकाला, धान्य ना निकाला, कुकड़ी ना निकाला, कहीच नहीं, सब पूर्ण डूबी गई। तो डूबी गई ना, तो आम्ही जर 11 वाजता ने रात्री उस डुगे ना की गई ने रात्री, तो काहीच नहीं निकला। तो पूर्ण वेगी सुबह सुबह देखियो तो पूर्ण क्लास खत्म ते कौन डूबी गई ने, काहीच देखाते नहीं। हाँ, ये वाट से वाटे पर काही भी काटा नाग जाण्या, आप ये झुपे काटा नाग जाण्या, आप कत्ता जाण्या, फद्दो खात जाण्या, तो लो पाव बांध देखे, धरण बांध देण्या, पानी का जाण्या, गाँव में गयो ने पूरा इधर से इधर है, पूरा गांव आता, पूरा गांव छोटी से नाला होती, बस नर्मदा भी छोटी से होती। ये तो पूरी चपाटी में पानी फैल गया। आँख सामे हमारा घड़ा डूबी जा, हमारो ढोर वासीरो डूबी जो, बकरी बड़द भैंस बदो हमारा डूबी जो, घरा बदा वही जा हमारा। वो एलियंस नहीं मानते, इसलिए हम इंसान हमसे कई गुना शक्तिशाली, विकसित, ऊंची टेक्नोलॉजी वाले, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, पैसे वाले एलियंस के लिए त्याग करने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारी इस प्यारी धरती को छोड़कर दूसरे ग्रहों पर बसने के लिए विवश हो जाते हैं। हम सोचते हैं हजारों वर्षों से बसाई इस धरती से क्या क्या ले जा सकेंगे हम। इतने सारे लोग नई जगह कैसे जाएंगे, कौन कहाँ जाएगा और ये तय कौन करेगा? कम से कम इसके बारे में हमसे मशवरा लिया जाएगा या नहीं? उन नए अनजाने ग्रहों पर हम कैसे बस पाएंगे? और हमारा यहाँ पर जो है, जितना है, जमीन, घर, पानी, कामकाज, उतना तो उस नई अनजानी जगह पर मिलेगा ना? कम से कम अपने सब लोग साथ में तो होंगे ना? उस नई जगह का पानी कैसा होगा, वहां के घर कैसे होंगे? हे माँ रेवा, ये आफत हम पर क्यों आई? मारे माथर पानी निर्मल थल थल बहतो जाए रे, मारे माथर पानी निर्मल थल थल बहतो जाए रे। ओ मारे माथर नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ों के बीच बहती भारत की 5वीं बड़ी नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश में ही 1077 किलोमीटर और कुल 1312 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके गुजरात में खंबात की खाड़ी में समुद्र में विलीन होती रेवा। नर्मदा की घाटी का विकास करने के हेतु से नर्मदा नदी पर 30 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांध बनाना तय हुआ है। बस इतना ही बांधे रखा है हमने अपनी माँ रेवा को। जब ये विकास का मंदिर कहलाने वाला बांध बनना शुरू हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की भी ये सबसे ज्यादा विवादित और चर्चित परियोजना होने वाली है। उन्हें लगा बात सीधी सी है, इतनी बड़ी नदी है, इतना सारा पानी है जो बह के वैसे भी समंदर में चला जाता है। अपना एक राज्य है गुजरात और उसका पड़ोसी राज्य राजस्थान जो सूखे से प्रभावित है। तो मध्य प्रदेश में जन्मी, मध्य प्रदेश में ही बहने वाली उस नर्मदा नदी का पानी रोका जाए और उसे सूखाग्रस्त गुजरात और राजस्थान के लोगों तक पहुंचाया जाए। अपने प्यासे देश बंधुओं के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोग इतना त्याग तो कर ही सकते हैं। इस परियोजना से लाभ के सरकारी आंकड़े भी बताए गए। बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर, नींव सहित 163 मीटर। बांध की लंबाई 1210 मीटर।
बांध से उपयोग के लिए कितना पानी उपलब्ध होगा? 47 लाख एकड़ फुट। बांध के जलाशय में कितना पानी रोके रखने की क्षमता है? 70 लाख एकड़ फुट। बांध से कितना जल वितरण संभव होगा? 75,000 किलोमीटर। बांध की वार्षिक सिंचाई क्षमता कितनी? 18.65 लाख हेक्टर। बांध से कितनी बिजली का निर्माण होगा? 1450 मेगावाट। सिर्फ आंकड़ों से पूरी परिस्थिति समझना मुश्किल है। तो होता यूं है कि बहती हुई नदी का पानी जैसे ही बांध बनाकर रोका जाता है, वहां धीरे धीरे जलाशय बनना शुरू हो जाता है। सब कुछ छोटा है तब तक ठीक है, पर बांध की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जलाशय में पानी बढ़ता जाता है। वो फूल कर उफन कर धीरे धीरे आसपास के इलाके को अपने में समाने लगता है। तो नदी किनारे बसे गांव, जमीन, जंगल उस जलाशय में डूबने लगते हैं। खेती डूब जाती है, घर डूब जाते हैं, इकट्ठा किया हुआ अनाज, पशु, जीने के लिए ज़रूरी वस्तुएं सब डूबने लगते हैं। तब लोगों को या तो पहाड़ के ऊपर की तरफ सरक कर बसना पड़ता है, उस ज़मीन पर जो उनके नाम पर नहीं होती, या फिर कहीं दूर शहर के पास जहां उन्हें सरकार द्वारा बसाया जाए। तो होता यूं है कि जितना ऊंचा बांध होगा, डूब क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा और उतने ही ज्यादा गांव, जमीन, जंगल डूबेंगे। सरदार सरोवर बांध के कारण कुल 245 गांव डूब क्षेत्र में आए हैं। 33 गांव महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों के, 19 गांव गुजरात के और 193 मध्य प्रदेश के। ये डूबने वाले गांव पहाड़ों में बसे आदिवासियों की छोटी सी बस्ती से लेकर 10,000 से भी ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर हैं। हम यकीन ही नहीं कर सकते कि निमाड़ के ये लहलहाते खेत, इतनी उपजाऊ ज़मीन, इतने भरे पूरे घर, पक्के मकान, चौपाल, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, ये सब कुछ एक दिन डूब जाएगा। और अब वो आंकड़े जो सरकार नहीं दे पाई। बांध के कारण कितनी जमीन डूबेगी? 37,690 हेक्टर। बांध के कारण कितने गांव डूबेंगे? 245। बांध बनाने में आज तक खर्चा कितना हुआ? ठीक से नहीं पता, पर तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए। बांध के कारण होने वाले विस्थापन और पुनर्वास का खर्चा कितना है? वो हमने नहीं गिना। बांध से डूबने वाले जंगल और जमीन की कीमत? वो नहीं पता। बांध से पर्यावरण का जो नुकसान होगा उसकी कीमत? उसके बारे में हमने नहीं सोचा। अच्छा, कुल कितने लोगों का पुनर्वास करना होगा? अरे बहुत कम लोग हैं, फालतू में बवाल मचा रखा है। अच्छा, हमने तो सुना है 2.5 लाख। हाँ, 2.5 लाख, यानी कि लगभग 50,000 से ज़्यादा परिवार। तो इन 2.5 लाख लोगों में बांध जहां बना, केवड़िया गुजरात में, वहां के लोग शामिल हैं? नहीं, वो अलग से हैं। नहर के लिए जिनकी ज़मीन ली है वो? नहीं। डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के मछुआरे, नाविक, केवट, दुकानदार और बाकी के जिनकी ज़मीन नहीं है, वो इन 2.5 लाख लोगों में शामिल है? नहीं। बांध के आसपास पर्यटन के लिए जिनकी ज़मीन ली है वो? नहीं, वो इस सब के बाहर है।
मतलब प्रभावित जनसंख्या 2.5 लाख से बहुत ज़्यादा है। हाँ शायद। अच्छा, तो जिनकी ज़मीन बांध परियोजना के कारण डूबेगी उन्हें दूसरी जगह जहां उनका पुनर्वास करेंगे उतनी ही ज़मीन तो मिलेगी ना जितनी अभी उनकी है। हमारे पास उतनी ज़मीन नहीं है, थोड़ी है, पर पुनर्वास नीति में तो लिखा है कि मिलेगी, ये वादा किया गया था। तो जो ज़मीन आप देंगे वो आपकी है, मतलब सरकार की है? नहीं, कुछ वहाँ के किसानों की, कुछ जंगल की, कुछ गाँव में। मतलब आप किसी और की ज़मीन लेकर किसी और को देंगे? हाँ, प्लान तो यही है। वो सारी ज़मीन उपजाऊ है? पूरी नहीं। मतलब सरकार ने लोगों से झूठ बोला? हाँ, तो इतनी ज़मीन कहाँ से लाएंगे? आपने ये परियोजना बनाने से पहले उन लोगों से परामर्श किया था जो डूबने जा रहे हैं? चलिए, योजना बनाने से पहले ना सही, कम से कम बाद में उनकी ज़िंदगी के निर्णय लेने के बारे में तो उनसे मशवरा किया होगा। सुनिए, उन लोगों को नई जगह भेजने से पहले पूरा सर्वे अभ्यास तो किया ही होगा ना कि किसकी कितनी ज़मीन है, कौन सा गांव कहाँ बसाएंगे, वहाँ स्कूल कहाँ बनाएंगे, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, रास्ते, पानी के नल, कचरा निकास की व्यवस्था, बस, यातायात के साधन, लोगों के रोजगार के साधन, मतलब आपके मेन स्ट्रीम विकास में जो होता है वो सब तो उन्हें मिलेगा ना। अरे कम से कम ये तो बताइए कि जो पानी बांध के जलाशय में होगा या नहरों से जाएगा वो उन आदिवासी, मछुआरे, केवट, किसान इनको मिलेगा? नहीं, तो फिर किसके लिए बना रहे हो ये बांध मेरे भाई? यही सारे सवाल पूछे थे 34 साल पहले मुंबई से नर्मदा की घाटी में आई भारत की एक बेटी ने। घाटी मापेली लड़ाई करणारी, घाटी मापेली शाळा करणारी, आमरा मुलखनी अमरी में दताई, अमूल मदने घाटी वाला, अमूल संगठन वाला, अमूल संगठन वाला, अमूल संगठन वाला। नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ, अब वही बेटी इस पूरी घाटी की दोस्त है, माँ है, जिसे सिर्फ घाटी के बच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्री पुरुष ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जानते और मानते भी हैं। Anyone wants to purchase anything, you can. This is the last shop. कुछ लोगों को तो मैंने उन्हें नर्मदा का रूप कहते हुए भी सुना है। 8:30 हो गए, एकदम जल्दी बोला रे। तुम्हाला घेऊन जायचं असेल तर ह्याच्यामध्ये मगर आहे बघा। सीरियसली है ना? मानता इंसान को, मैं मानता ईमान को, मैं मानता ईमान को, समता ही मेरा विचार है, समता ही मेरा विचार है, और स्वावलंबन चार है, और स्वावलंबनाचार है। कहाँ राम है क्या रहीम है, कहाँ राम है क्या रहीम है, यह प्रकृति ही जीवन मेरा, यह प्रकृति जीवन मेरा। मैं आदिवासी दलित हूँ, मैं आदिवासी दलित हूँ, मैं शोषितों के साथ हूँ, मैं शोषितों के साथ हूँ, हर गरीब की मैं सांस हूँ, हर गरीब की मैं सांस हूँ, संघर्ष से निर्मित मैं हूँ, संघर्ष से निर्मित मैं हूँ,
कहाँ राम है क्या रहीम है, कहाँ राम है क्या रहीम है, या प्रकृति ही जीवन मेरा, यह प्रकृति जीवन मेरा, सहता नहीं अन्याय को, सहता नहीं अन्याय को, हिंसा लूट विनाश को, हिंसा लूट विनाश को, मेरा वल उनका भी। अरे हे ताई, मुंबईवरून आले आहेत. त्यांना बनबिरीला जायचं आहे. नर्मदा नदीवर मोठा धरण बांधला जात आहे. याबद्दल मीटिंग घ्यायची आहे. हो, आपण जाऊया. बंधारा हा लहान असतो, धरण हा खूप मोठा असतो. या डोंगरापासून ते त्या डोंगरापर्यंत एवढा मोठा व उंच असतं. त्याला धरण असे म्हणतात. तसं धरण आपल्या नर्मदा नदीवर बांधलं जात आहे. या धरणामुळे गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र अशा तिन्ही राज्यांना मोठा धोका आहे. कारण या धरणाच्या पाण्याखाली हजारो लोकांची जमिनी, घरे, देव, दाणी, किडी मुकडी पाण्याखाली बुडणार आहे. जर आपल्याला आपली खेतीबाडी, जंगल, जमीन, किडी मुकडी, कुकडी फुकडी वाचवायची असेल तर आपल्याला आंदोलन करावं लागेल. आंदोलन देवी काय ताई? आंदोलन म्हणजे सर्व एकत्र येऊन कायद्याने लढाई करणे. तुम्ही कायद्याने व बिन हत्याराशी लढाई करायला तयार आहेत का? हो ताई. विहीन 13 वर्ष आपली लढाई चालली. आपण काय करला? काय बंदूक चलावली की तलवार चलावली? काही बी नाही. पण आपण पुरी आयडतला, आपण गीत गातला, आपण उपवास करतला, आपण पाणी में उभा राहिला, आपण चाली चालीन डेमो पर गया, आपण कहीं भोपाल गया, दिल्ली गया. लड़ाई ये रीत ये बापूनी आपली कि वगर हथियार लढाई. हत्यार येते आपला हाडकाच आपला हत्यार. आपला माझे रगत वैतला ये रगत आपण ताकद. नाहीतर खाली नेतागिरी करण्यान काम यारी काही नाही. खरेखर यारी लागणूच जुबे, यारी लागणूच जुबे कि ये अपनी ताकत से. आजाद बंदे लड़ते चले आजादी के ही वास्ते, क्यों उजड़ते ही रहे हम देश हित के नाम पे. आंदोलन करने हैं. आंदोलन करने अथमा नर्मदा पानी दड़ला. नर्मदा ताई ने अथमा पानी दरे हम तेदी देख ये साडू करला. लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया. सरकार की तरफ से सरदार सरोवर बांध बनता गया और नर्मदा बचाओ आंदोलन और मजबूत होता गया. 1979 में सरदार सरोवर की ऊंचाई 138.68 मीटर तय की गई, जिसके साथ साथ ट्रिब्यूनल अवार्ड में इस परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए खेती के लिए जमीन और घर के लिए सारी सुविधाओं के साथ प्लॉट देना भी तय हुआ. रिहैबिलिटेशन विलेज के वादे पर, मतलब पुनर्वसित गांव, ना कि बसाहट. पर यह वादा धीरे धीरे भुला दिया गया. ये परियोजना शुरू करने से पहले सरकार की तरफ से जो अभ्यास किया गया था वो आधा अधूरा था. और सबसे अजरज की बात तो ये है कि विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने इस बांध को अपनी आर्थिक सहायता देना फिर भी तय किया. केंद्र सरकार की तरफ से डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों के साथ कोई चर्चा नहीं की गई. अपने अधिकारियों को घाटी में भेजकर सरकार उस समय के अशिक्षित, बाहर की दुनिया से कोई सरोकार ना रखने वाले अनजान आदिवासियों को थोड़े से पैसे का लालच देती थी और पुनर्वास के झूठे सपने दिखाती थी. कुछ लोग मान गए और घाटी छोड़कर निकल गए, जो आज शहरों में मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं. जब आंदोलन ने इस अन्याय का विरोध किया, तब सरकार ने डरा धमकाकर जोर जबरदस्ती से पुलिस बल के साथ इन लोगों को पहाड़ी पट्टी से भगाना शुरू किया. अहिंसा से विरोध करने वाले इन आदिवासियों का बेवजह खून बहा, कुछ शहीद हुए. फिर आंदोलन ने बांध को ही विरोध घोषित किया. डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, कोई नहीं हटेगा, बांध नहीं बनेगा, इन घोषणाओं के साथ. आंदोलन के विरोध की वजह से मोर्स कमेटी ने विश्व बैंक की तरफ से डूब क्षेत्र में अभ्यास किया और मुट्ठी भर दिखने वाले
पर लाखों की संख्या में देश और दुनिया भर से समर्थन पा रहे बंद मुट्ठी वाले इन आंदोलनकारियों की वजह से विश्व बैंक सरदार सरोवर बांध परियोजना से पीछे हट गया। आंदोलन की ये बहुत बड़ी जीत थी। पुरजोर विरोध के बावजूद बांध आगे बढ़ता गया। डूब आती गई, लोग बेहाल होते रहे, पर विस्थापितों के लिए पुनर्वास का कोई नामो निशान तक नहीं था। तब आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। 1995 से 99 तक बांध रुका रहा, पर फिर से बांध की ऊंचाई बढ़ी। फिर गांव के गांव डूबने लगे। तब आंदोलन ने सरकार को पुनर्वास की बात फिर से याद दिलाई, और वो भी आदर्श पुनर्वास की, और गहरे आंदोलन के साथ। महाराष्ट्र के 33, गुजरात के 19 और मध्य प्रदेश के 193 गांवों को फिर से बसाना था। आंदोलन को बहुत ज्यादा काम करने थे, जो अभी तक चल रहे हैं। आंदोलन के संघर्ष के साधन पूरी तरह से अहिंसक है, जिसमें रास्ते पर मोर्चे, धरना, नारे, गीत, कोर्ट में कानूनी लड़ाई, सत्याग्रह, जेल भरो जल सत्याग्रह, उपवास, क्रमिक अनशन, सभाएं लेना, चक्का जाम करना, घेराव, जन अदालतें, लेख लिखना, सरकार के साथ संवाद की कोशिश, विद्यापीठों में विद्यार्थियों के साथ संवाद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां मुमकिन हो अपनी बात रखना। कई लोगों ने लिखी किताबें, संशोधन, ये सारे प्रजातांत्रिक तरीके ही अपनाए जाते हैं। पूरे विश्व का ये मौलिक विरोधाभास है। पितृसत्ता को चाहिए सब कुछ बड़ा, बड़ा बांध, बड़ा पुल, बड़ी मूर्ति, बड़ी सत्ता, जबकि मातृ केंद्रित व्यवस्थाओं का चयन होता है सब कुछ छोटा। बिगर द बेटर वाला शोविनिज्म वर्सेस स्मॉल इज ब्यूटीफुल वाला फेमिनिज्म। नर्मदा बचाओ आंदोलन के मूल्य आदिवासी समाज के मूल्य है, स्त्रीवादी मूल्य है। ये आंदोलन एक स्त्री नेता और सुसभ्य आदिवासी समाज की अगुवाई में तैयार हुआ आंदोलन है। इसलिए विचार मेधा पाटकर जी के हैं, पर भाषा हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की है, विकेंद्रित रूप में। नुकसान कोतरी फायदो कोतरी को नाम विचारे ना सरकार है ना विचारे ते तार जबरदस्ती दौरान बांतर सरकार करो नाम गाँव गाँव। क्या बताएं कि इन्हें लोग को बेघर बार कर देना, किधर मजदूरी रोड पे सोए, रोड पे जाए, और किधर कंपनी में जाए या गटार के साथ में रहे, वो बसाना नहीं है। जिंदाबाद साथियों, मैं खुशहाल सेन हूँ। मैं काफी सालों से आंदोलन में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पापा भी काफी सालों से। यहाँ पे परिस्थिति बाइक को खेती में जाना, नहीं नाला में जाना, पानी लेके आना, खाना पीना का, वहाँ पे जाएंगे तो बहुत बेकारी हालत है। बाई लकड़ी बेच के जी रही, अभी किसका खेत में मजदूर जा रही है, किसका घर बनाना में जा रही है, तो क्या विकास? विकास तो इधर होता, वहाँ तो विनाश हुआ है। मध्ये आंदोलन सुरू झालं ना, आम्ही 99 मध्ये आलो, तर तेवढा एक मोठा काळ निघून गेलेला होता। 92-93 च्या मध्ये लोकांनी आपल्या घरांमध्ये म्हणजे उभं राहून पाण्याशी टक्कर देऊन संघर्ष, खूप मोठ्या प्रमाणावरचा संघर्ष करून, खूप अत्याचार सहन करून एक काळ लोटून गेला। कोर्टामध्ये केस आमची त्यावेळेपासून चालू होती, 95 मध्ये होती, आणि पहिली तर जी त्या 95 सालातच होती। आम्ही याच्या आधीच एक लढाई तर जिंकलेलीच होती।
पात भेदभाव गांव को है ना, मतलब पहले ये पाटीदार जो भाई होता था उसके घर हमको खाना, हमारे हाथ का खाना वो नहीं खाते थे, हमको खिला देते, खाते थे तो बाहर कहीं बैठकर खिलाया जाता था, या मेरे घर में कोई आदिवासी आता था उसको बाहर बैठकर खिलाता था, या दलित कोई आता था तो उसको तो हाथ में ही खाना देते थे, थाली भी नहीं देते थे, बाहर भी नहीं बिठाते थे। ये चीज़ें जो है ख़ास करके जात पात भेदभाव का आंदोलन की वजह से एकता की ओर ले गए हैं। दूसरा, बहनें कभी निकलती नहीं थी, तो घूंघट में जो रहने वाली बहनें थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो सैकड़ों की संख्या में चाहे बहुओं की सास हो, है ना, इस संगठन के लिए, इस आंदोलन के लिए जात पात भेदभाव भुलाकर, मतलब बहनों को कहीं पर चाहे जेल भी क्यों नहीं जाना पड़ा हो या अनशन क्यों नहीं करना पड़ा हो। सरकार हमसे डरती है। जितनी लड़ाई लड़े हम, लड़ाई के बलबूते पर हम आज भी जीत गए, हम हारे नहीं। बोलते थे कि आज नहीं तो कल हम जीतेंगे, तो आज हम लड़े हैं और जीते हैं करके हमारा नारा, हम लड़े हैं और जीते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी जीत है। इतनी नहीं, भारत में पहले नंबर पर हमारी आंदोलन की लड़ाई यही साबित हुई। नहीं हारले नहीं, जितले जमीन ये बाप दादा ये किती पिढी हो, ये जमीन कधी जर आम्ही हारी जाते तर जमीन मिळतीच नाही। स्वतंत्राच्या लढाईनंतर जस्ता लांब पल्लीशी चालणारी लढाई हीच म्हणावं लागेल, नर्मदा बचाव आंदोलन, आणि त्यामुळेच एवढा मोठा पुनर्वसन जमीन देऊन, जमीनच्या बदले जमीन देऊन एवढं गावठाण वसवण्यास असण्याला भाग पडलं, आणि ते आंदोलनाचा विजयच आहे। आंदोलन की मांगें क्या इतनी बेवजह है? अगर किसी का घर, जमीन, गांव, रोजगार, पानी, जंगल सब कुछ छीन रहे हो तो उसके बदले में उतना ही वापस दो। वैसे तो जितना छीना जा रहा है उससे ज्यादा उन्हें दिया जाना चाहिए, जैसा शहरों में रीडेवलपमेंट स्कीम्स में होता है। यहाँ के 3 लाख लोग कुछ कह रहे हैं तो वो बेवजह तो नहीं हो सकता। जागो जागो निमाड़ की जनता, निमाड़ थारी डूबी जासे, असो बांधी गयो नवा गाँव बा, निमाड़ थारी डूबी जासे। जागो जागो निमाड़ की जनता, निमाड़ थारी डूबी जासे, असो बांधी गयो नवा गाँव बा, निमाड़ थारी डूबी जासे। सरकार का अपने ही कहे गए अल्फाजों को नज़रअंदाज करना, अपने ही बनाए गए पेसा जैसे कानूनों का उल्लंघन करना, अपनी ही बनाई गई नीतियों को ताक पर रखना, किसी भी देश के लिए ये बड़ी ही बेगैरत बात है। काश हुक्मरानों के मन में इतनी तमीज़ होती कि इन पुराने ज़माने में बसे बसाए गाँवों की खूबसूरती का तो वो लिहाज करते। इन विस्थापित गाँवों के लिए जो बसाहटें बनाई गई वो बहुत ही शर्मनाक है। बोला था कोई नेता ने कि पानी भराएंगे तो चूहे कैसे भागते हैं कि नहीं, ऐसे लोग सब भाग जाएंगे। हम कहीं परियोजना को रोक थोड़े रहे,
लेकिन बसावट होना चाहिए। ट्रिब्यूनल का फैसला से, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला से, सरदार सरोवर परियोजना से जैसे डूब में आ रहे हैं, तो कैसे मकान बना के बसावट में दिए हैं। देखो 12 बाई 12 के कमरे दिए हैं। अब देखो इतने बड़े में हम कैसे कहाँ खाट पालेंगे। 4 परिवार है, 4 परिवार की खाट में कहाँ पड़ेंगे, लकड़ी कहाँ रखेंगे, आटा का डब्बा कहाँ रखेंगे, ढोर को कहाँ बांधेंगे, बकरी को कहाँ बांधेंगे। परिवार के झूला बनता है, हमारे मूल गांव में कैसा झूला ऊपर से लग जाता है, ऐसा झूला कहाँ बांधेंगे, क्या करेंगे। इतना बड़ा में है, गर्मी कितनी होगी गर्मी के टाइम में। हम भी तो मनुष्य है ना, हमको भी तो सुविधा चाहिए। अरे एसी तो नहीं लगाए पर पंखा मंखा लगाए के जरा इसमें कैसे रह सकते। ढोर नहीं रह सकते, बकरी नहीं रह सकते, तो हम तो ये केवल मनुष्य है, हम कैसे रह सकते। कुत्ते भी नहीं अंदर बैठ सकते हैं। कुछ ढोरों के मवेशी चराने का ठिकाना नहीं है, मवेशी का पानी का ठिकाना नहीं है, शमशान घाट का ठिकाना नहीं, और मवेशी को चराने की जगह और कहाँ दी। जो डूब में आ रहे हैं वहाँ, तो डूब में तो क्या ढोर पानी में तिरते जाएगी वो चरेगी। ये इतना बड़ा पानी का टैंकर बना हुआ था वो हमारी बसावट में, ये सील टैक्स लगा दी। तो गांव में क्या ऐसा है। कुछ सांसद बन जाते, दिल्ली में जाके देखो कितना बड़ा रूम मिल जाता है, कैसा गार्डन मिल जाता है, कैसा रोड उसको गाड़ी खड़ी करने की। वो सत्ता तो बड़ा कमाता है, लेकिन दिल से बिल्कुल छोटा। अपने को तो ये अभी मच्छर कैसे आ रहे हैं कि ऐसे मच्छर समझते हैं क्या। करोड़ों रुपए खर्च करके विस्थापितों के लिए पतरे के ये बक्से बनाए गए, जिन्हें सरकार अस्थायी निवास, टेम्पररी शेल्टर कह रही है। वो कहते हैं कि वर्षों से बसे बसाए पुरखों के वो मूल गांव अभी के अभी खाली करो और इन बक्सों को अपना घर बनाओ। कछुए की गति से चल रही पुनर्वास की इस प्रक्रिया में जब कभी नई जमीन, नए मकान मिलेंगे, तब बसना उसमें जाकर। 34 वर्षों के अनुभव के बाद किसी को सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है। पता नहीं और कितने दशक निकल जाए और इन विस्थापितों को यही रहना पड़ जाए हमेशा के लिए। इसलिए इन बक्सों में कोई रहने नहीं गया। सरकार की धमकियों या यूं कहें कि फतवानुमा आदेशों के बावजूद निमाड़ के सैकड़ों मूल गांव अभी भी बसे हुए हैं। वो लोग अभी भी सशक्त आंदोलन कर रहे हैं। वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक उन्हें पूरा आदर्श पुनर्वास नहीं मिलता। दूसरी तरफ हजारों विस्थापित परिवारों को सरकार को घर देने पड़े, खेती की जमीन देनी पड़ी। जमीन ना हो तो लाखों रुपयों का मुआवजा देना पड़ा। ये सब हुआ 34 वर्षों से चल रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन की वजह से, लोगों के डटे रहने की वजह से। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से विस्थापित कुल 11,000 जितने परिवारों को गुजरात में बसाया जा रहा है। बाकियों को महाराष्ट्र में बनी 13 और मध्य प्रदेश में बन रही 85 जितनी बसाहटों में बसाने का काम शुरू हुआ है। डूब में आने वाले हर परिवार को घर बनाने के लिए प्लॉट का आवंटन शुरू किया गया है। बहुत लड़ना पड़ा, मांगे रखनी पड़ी, 3 दशकों बाद ही सही, पर विस्थापितों के लिए 900 करोड़ रुपए का पुनर्वास पैकेज घोषित हुआ है। ये आंदोलन की एक और बहुत बड़ी जीत है। आंदोलन नहीं होते तो कोई लोगों के मालूम भी नहीं थे। बांध में से डुबा देते, मकान खेती डूब जाते, ना मुआवजा देते, नहीं इनको पूछते, वो डंडा मार के भगा देते, भगो करते। आंदोलन झालं म्हणूनच लोकांना पुनर्वसन मिळालं ही तेवढीच सत्य बाब आहे। नाहीतर जर कदाचित आंदोलन झालंच नसतं आणि लोक एकजूट राहिलीच नसती तर कदाचित हा प्रश्न कधीच मिटला असता, म्हणजे लोकांना कधीच दाबून टाकलं गेलं असतं जसं इतर धरणांमध्ये झालं। मध्य प्रदेश के पास विस्थापितों को देने के लिए खेती की जमीन नहीं है, तो घोषित हुए हजारों परिवारों को खेती की जमीन के बदले प्रति परिवार 60 लाख, फर्जी रजिस्ट्रियों के भ्रष्टाचार में फंसाए गए परिवारों को 15 लाख और भूमिहीन परिवारों को भी 5,80,000 रुपए का मुआवजा मिलना तय हुआ है। 50,000 में से तकरीबन 15,000 किसान परिवारों को उनकी मूल जमीन के बदले
प्रति परिवार 5 एकड़ जमीन मिल पाई है। ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि विस्थापितों को खेती की जमीन के बदले जमीन मिली। सरकार के द्वारा बसाहटें बनाई जा रही है, वो भी पूरी सुविधाओं के साथ। आमचं घर जे आहे मूळ गावातलं ते थोडं उंचावर आहे, तिथून खाली तोडून आम्ही किनाऱ्यावर आणतो. तिथून एक ते नर्मदा विकास शासनाची बोट आहे, त्या बोटीमध्ये आम्ही ते लोड करतो. तिथून पुन्हा दुसऱ्या गावामध्ये ते बोट लोड करून नेतो आणि तिथं जिथपर्यंत रस्ता येतो त्या तिथून मग आम्ही गाडीत भरतो. एक घर मात्र त्याला एक घर आणायला म्हणजे किमान 10 गाड्या लागतात. सरासरी 10 गाड्या लागतात आणि 10 गाड्या आणायला आम्हाला किमान 10 दिवस लागतात सगळं हे करायला. पण मग हे जे वस्तू आहेत सगळ्या ह्या सगळ्या तू तिकडच्याच तिकडच्याच आहे म्हणजे ह्याचं ट्रान्सपोर्टेशन दिलं का सरकार? हो, गव्हर्नमेंटनेच त्यांच्या गाड्या लावून त्यांनी करून दिलेलं आहे. पण हे मागणी केली होती आपण म्हणून का? नाही, त्यांच्या प्रोसिजर नुसारच ते आहे की जो प्रकल्प बाधित आहे त्याला मूळ गावाचं घर इथपर्यंत पोहोचवून देणं हे त्यांची जबाबदारी आहे. सरदार सरोवर के जलाशय में डूब चुके मूल गांव कभी उन लोगों की अपनी दुनिया थी जहां एलियंस आ गए। दूर दराज के पहाड़ों में रहने के आदी ये आदिवासी अब शहर के नज़दीक वाली समतल धरती को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हजार परिवार नई बसाहटों में जाकर बस चुके हैं, कुछ हजार परिवार अभी बस रहे हैं। इन नई बसाहटों को उनका गांव बनाने में जुटे हुए हैं। वो पूरे आत्मसम्मान के साथ पुराने और नए का मेल बिठाकर इस कथित मुख्यधारा को अपनी दुनिया मानकर खुद को उसमें ढालने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी को ये रे हमको आदिवासी को ये हम बड़ा मेरे नारा हम आदिवासी हम बड़ा मेरे नारा हम आदिवासी आदिवासी को ये रे हमको आदिवासी को ये हम बड़ा मेरे नारा हम आदिवासी हम बड़ा मेरे नारा हम आदिवासी हम औरण पिलार 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 हम आदिवासी। एकदा माणूस जन्माला आल्यानंतर तो मोठा होतो, संज्ञान होतो. संज्ञान आल्यावर तो स्वतःचा पायावर उभा राहतो. मग त्याला पुढील आयुष्यासाठी काहीतरी करावा, त्याला घर पाहिजे, सगळं पाहिजे जगण्यासाठी. तसं एक आमचा तिकडे जन्म झाला, तिकडे संज्ञान झालं, तिकडे आम्ही घर बनवलं. पुन्हा एक आमचा असं झालं की तिथून इथं शिफ्ट करण्याचं म्हटल्यावर पुन्हा आम्ही नवीन जन्मात आलो, नवीन संज्ञान झालो आणि नवीन आम्ही जीवनाची सुरुवात करत आहे. तर दोनदा जन्म झाला असंच म्हणावं लागेल. मतलब पुनर्वास हो गया ना, आंदोलन जीत गया है ना, तो फिर अब प्रॉब्लम क्या है? तो पिक्चर अभी बाकी है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। डूब क्षेत्र में आने से विस्थापित हुए वो परिवार क्या करेंगे जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है, जैसे छोटे दुकानदार, मछलीमार, नाविक, केवट, कुम्हार, मजदूरी करके अपना पेट भरने वाले, ये लोग तो पुनर्वास की गिनती में भी नहीं आते। वो कहाँ जाएंगे? मूल गांव में मिल रहे अपने रोजगार का क्या करेंगे? सरकार के पास कितना सुनहरा मौका था, हजारों खूबसूरत हरे भरे गांव बसाने का। स्मार्ट सिटी तो बना ही रहे हो तो स्मार्ट विलेजेस भी बना लेते, पर बजाय इसके उन्होंने विकास के नाम पर लोगों को बस इधर उधर फेंकने का फैसला किया। ट्रिब्यूनल के कहे गए रिहैबिलिटेशन विलेज में चारागाह, गोचर, अनाज रखने के लिए ज़मीन, पानी की सुविधा, यातायात के साधन, स्कूल, अस्पताल, ये सब होना चाहिए।
जिसका किसी भी बसाहट में नामो निशान तक नहीं है। अभी भी लगभग 35,000 जितने परिवार इस आवंटन के खेल में उनका नाम पुकारे जाने के इंतजार में हैं। निमाड़ के मूल गांव अभी भी बसे हुए हैं। अधूरे घर में, अधूरे गांव में कोई कैसे रह सकेगा? पुनर्वास आज भी अधूरा है। जब 32 साल 33 साल से हम लड़ रहे और हम कह रहे थे कि पुनर्वास ट्रिब्यूनल के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो फिर भी सरकार ने झूठे हलफनामे कोर्टों को देकर ये बांध को खड़ा कर दिया और गेट लगा दिए और पानी भरने की तैयारी। ये तो प्राकृतिक की देन थी, तो 2 साल से बारिश नहीं हुई, नहीं तो यहाँ के लोगों का क्या हाल होता। अजून इथं नवीन गावठाण आल्यानंतर आमच्या मुलांना शिक्षणासाठी शाळा नाही आहे, इथं अंगणवाडी केंद्र नाही आहे, दवाखाना नाही, हे सगळं सुविधा देणं बाकी आहे। आज सगळ्यात आधी त्याचं नियोजन केलं पाहिजे। त्यांनी काय केलं, आम्ही गावठाण प्लॉट आहे केला, आम्हाला ते बुडीत क्षेत्र खाली करायचं आहे म्हणून तो लोकांना आणणं सुरू केलं, पण अजून ते आमचे मुलं शाळेत कुठे जाणार आणि अंगणवाडीत कुठे जाणार, हे सगळे सुविधा मिळणं आता आवश्यक आहे। पण याला किती वर्ष लागतील असं वाटतं तुम्हाला? लढल्याशिवाय अजून लढल्याशिवाय ते काही कोणी विचारत नाही। आज 15 साल के बाद भी चाहे पीने का पानी हो या गटर हो या फिर सड़क हो या फिर बिजली हो, ये मूलभूत सुविधाओं के साथ शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था आज तक भी आधी अधूरी है। यहाँ जमीन किसी भी किसान को जमीन के बदले जमीन है ही नहीं। माँ अच्छो का सापनो व्यवस्था थी ते भगा के यहाँ इतनी दिक्कत है, हद ज्यादा। सरकार लोग क्या बोलते हैं, अच्छा होगा वहाँ, अच्छा होगा, कुछ नहीं है यहाँ, क्या है। आमचं सुरुवातीपासून एक मागणी होती शासनाकडे की जे आम्ही मूळ गावामध्ये एकत्रित एक गाव एक ठिकाणी राहत आलं, तसं एकत्रित आमचं पुनर्वसन करण्यात यावं असा, परंतु शासनाकडे एक ठिकाणी जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे आम्ही म्हणजे एक प्रकारे आम्हाला विखरलं। भाई से भाई को कर दिया अलग, बाप और बेटे को अलग कर दिया गया। हमारे पानसोली में जो काका जो रहते हैं ना, उनको 2.5 एकड़ जमीन पानसोली में दिया है और 2.5 एकड़ जमीन उनको डेडियापाड़ा, मतलब एक ही व्यक्ति को 2 जगह 150 किलोमीटर की दूरी पर जमीन दिया। विडम्बना है, मुश्किल घनी है। 4 टुकड़ा, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ो ता, एक टुकड़ो आ बाजू, 4 टुकड़ा है जमीन। अने हमारे पप्पा ने हिंदी खराब है जमीन, इन्हें दे 4 टुकड़ा से। यहाँ पर जो भवरिया गांव की आबादी है, ये लाल लाइन है, ये FRL है, और इसके बाद ये आगे वाला है, ये बैकवाटर है, पुराना बैकवाटर। ये पुराने बैकवाटर में हमारा गांव पूरा जा रहा था, पहले पूरा गांव लिया था, उसके बाद नया बैकवाटर में आधा गांव छोड़ा है करीब। हाँ, ये घर पहले डूब में था, अभी फिलहाल इसको छोड़ा है। पीछे की तरफ 6 फीट पानी रहेगा इसी घर में। तो आप जो कह रहे थे कि ये मकान पहले अर्जित कर लिया, मतलब अभी आपके नाम पे भी नहीं रहा? नहीं, ये मकान भी गवर्नमेंट के नाम से है। अब आप कहते हो कि आप बैकवाटर लेवल से बाहर हो, तो फिर या तो हमको हमारा मालिकाना हक दिया जाए, हम कहाँ जाएंगे? लाखों लोगों का पुनर्वास करना कोई खेल नहीं है। 2017 में 50,000 विस्थापित परिवारों में से 16,000 परिवारों को डूब से बाहर घोषित कर दिया गया, पर इससे पहले इन लोगों के घर, जमीन, खेती सब कुछ सरकार ने अपने नाम करवा ली थी। अब जबकि वो लोग डूब क्षेत्र से बाहर कर दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको उनके मकान, जमीन वापस दिए जाए, पर उसके लिए भी निमाड़ के लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है अपने खुद के घर, जमीन वापस लेने के लिए। हमारा ये मांग था कि रजिस्ट्री भी होना थी इस प्लाटों की, वो भी आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। कल यहाँ पे कोई एक कारखाना आ जाएगा तो यहाँ से लोगों को फिर उजाड़ देंगे। वहाँ तो हमारा परंपरा का जो गांव था, जो मूल गांव, वो सैकड़ों साल से हमारा हक अधिकार था। अब यहाँ हम क्या बोलेंगे? ये तो सरकारी जमीन में सरकार बोलेगी हमने दिया है, कल यहाँ से भी हटा सकते हैं। इतना सशक्त आंदोलन होते हुए भी इतना भ्रष्टाचार हुआ, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। गांव गांव में मालूम ही नहीं पड़ा कि ऐसा भी हो सकता है। ये फर्जी रजिस्ट्रियों के बारे में सुना होगा, उस समय सारा भ्रष्टाचार की तो एक सीमा ही नहीं रही। मेरा भी 3 प्लाट है, तीनों को अलग अलग दे दे।
मेरे पिताजी को उस कोने में दिए और मेरे को इस कोने में दिए, मेरे बच्चों को उस कोने में दे दिए, तो इकट्ठे क्यों नहीं सरकार दे रही? ये भ्रष्टाचार करने के बदले सूची में कर देना तो बदलाने आएगी तो 5,000 10,000 रुपया ये डूब वाले जो मकान बनाने वाले देखे तो उसको बदल के दे देती है। कई घर प्लॉट जमा किए हैं लोगों ने, तो उनको घर प्लॉट मिले आधे अधूरे, तो वो प्लाट कहाँ है? जमा करे वो प्लाट कहाँ है? हमको इसका आंकड़ा चाहिए ना कि आपने 500 प्लाट जमा किए तो वो प्लाट किनको बांटे, कितने लोगों को आपने बांटे, जो बचे वो प्लाट कहाँ है? इतनी सारी जमीन आपने अर्जन कर ली, किसानों को बर्बाद कर दिया, उसके आजीविका नहीं रहने दी, और आज आप फिर कहते हो कि हमको अभी अगर इतने प्लॉट देना तो और जमीन अर्जन करना पड़ेगी। जरी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं असेल तरी खूप छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी इथल्या लोकांना संघर्ष करावा लागतो. साधं रेशन कार्डासाठी म्हणजे नर्मदा बचाव आंदोलन फक्त पुनर्वसन हा एक मुद्दा नाही, त्याने खूप छोट्या छोट्या गोष्टी त्या जगाच्या समोर उजागर केला. खूप म्हणजे या धरणामुळे काय काय नुकसान होऊ शकते, काय काय हानी होऊ शकते, यात प्रत्येकाला प्रश्नचिन्ह उभं केलं आणि ते जगासमोर मांडलं. नर्मदा बहने लगी, देख लिया क्या सबने? नर्मदा हमारी माता है, उससे हमारा नर्मदा हमारी माता है, उससे हमारा नाता है. सरदार सरोवर के गेट खोल दो, खोल दो, खोल दो. जो हमारी मातेश्वरी नर्मदा जो है वो पहले इतनी बढ़िया बहती थी, कंचन पानी बहता था. उसी माँ नर्मदा को भी सरकार ने जो ख़त्म कर दिया, आज जो सरदार सरोवर बांध बनने से उस माँ का स्वरूप ही बदल दिया गया. क्यों कि एक तो पानी पूरा गंदा हो गया, और एक माँ नर्मदा को जो इस क्षेत्र के लोग काफ़ी 50 किलोमीटर तक से लोग नहाने आते थे, दर्शन करने आते थे, वो अब लोगों का मन ऐसे हटने लगा. क्योंकि एक तो नारी शक्ति को नर के रूप में बदल नाम दे दिया. सरदार सरोवर लोग कहेंगे, कौन कहेगा नर्मदा माँ है? आने वाली पीढ़ी हमारी तो समझेगी भी नहीं नर्मदा क्या चीज़ थी. तो हमारा ये धर्म के आधार पे भी हमारा ये मानना है कि यहाँ काफ़ी लोगों की आस्था खत्म हो चुकी है. અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે નર્મદા નદીની 3 વર્ષની અંદર એટલી ગંભીર પરિસ્થિતિ છે કે સમુદ્ર એ ડાયરેક્ટ 80 કિલોમીટર લગી અંદર ઘૂસી ગયો છે અને સરદાર સરોવર ડેમમાંથી પાણી બિલકુલ છોડવામાં આવ્યું નથી. તો સરદાર સરોવર ડેમમાંથી સાબરમતીમાં જો પાણી છોડવામાં આવે છે તો પછી માં નર્મદાને એનું પાણી કેમ નથી મળતું અને શા માટે નર્મદા સુકાઈ ગઈ છે, એનો મને જવાબ આપો. આ છે નર્મદાનો હાલ, આ ગુજરાતની નર્મદા, ગુજરાતમાં જે નર્મદા છે તેનો હાલત છે. આ જો અમુક લોકો નર્મદા નદી ચાલીને પસાર કરી જાય છે, જ્યારે આ સામેના જે એક સમય હતો ત્યારે આખી નદી સામે નદી ખાતે વહેતી હતી. અને ગુજરાતમાં જ બધું સારું છે, એ દૂરથી ડુંગરા રણિયામણા દેખાય છે એવું જ લાગે છે, બીજું કંઈ છે નથી. सवाल ये है कि इतनी ज़्यादा पूंजी लगाकर चलाई जा रही ऐसी बड़ी परियोजनाओं के लाभ और हानि के समीकरण क्या है? आंदोलन कई वर्षों से कई सवाल पूछ रहा है जिनके जवाब सरकार के पास नहीं है. जैसे बांध का ज़्यादातर पानी गुजरात की कंपनियों को दिया जा रहा है, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर जैसे बड़े शहरों तक पहुंचाया जा रहा है, तो नदी के किनारे बसे लोगों को उन्हीं की नदी का पानी क्यों नहीं मिलता? मुख्य कैनाल से उसके किनारे बसे किसान पानी ना ले पाए इसलिए उस पर पहरा बिठाया गया है. वो कितना वाजिब है? लाखों लोगों के विरोध के बावजूद बांध के सारे गेट बंद कर दिए गए हैं. तो क्या उससे इतनी बिजली का उत्पादन हो रहा है जिससे लाखों घर रोशन हो सके? क्या कच्छ तक पानी पहुंचा? क्या प्यासे गुजरात, राजस्थान का सूखा खत्म हो गया? मछुआरे अब मछली पकड़ने कहाँ जाते हैं? इन सारे सवालों के कोई आधिकारिक जवाब आज भी नहीं है. वो जो कहते हैं कि वैसे भी नदी का पानी समंदर में जाकर बर्बाद तो हो ही जाता है, तो उसे रोका जाना चाहिए और बड़े बांध बनाने चाहिए. आज साबित हो रहा है कि वो सोच कितनी जाहिल है. सबसे बड़ा और अपरिवर्तनीय नुकसान, इररिवर्सिबल डैमेज हुआ है तो वो है मां नर्मदा का, हमारे अपने पर्यावरण का.
इस बांध की वजह से होने वाले पर्यावरण के भयंकर विनाश के बारे में 30 सालों से आंदोलन चेता रहा था, वो आज पूरी तरह से सच साबित हो रहा है। सरदार सरोवर की नहरों से पानी कच्छ तक तो नहीं गया, पर कच्छ का रण यहाँ बनने लग गया है। वो कल कल बहती जीवनदायिनी माँ रेवा अब पूरी तरह से सूख चुकी है। मतलब वो यहाँ से समुद्र कितना किलोमीटर होगा? 50 किलोमीटर है यहाँ से, 45-50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर उल्टा पानी आता, 70 किलोमीटर। 50 नहीं, यहाँ से दूसरा 20-30 किलोमीटर अंदर जाता है, पूरा 70-80 किलोमीटर अंदर जाता है भर्ती का पानी। इतना प्रवाह आता है समुद्र। और यहाँ का जो खंभात का अखात का जो ये पानी समुद्र का आता ना, वो पूरा सिल्ट वाला, ज्यादा मिट्टी वाला मैला पानी आता है, और वो पूरी मिट्टी ये सब छोड़ के यहाँ से धीरे धीरे निकल जाता है। इसीलिए नदी पूरी ये मिट्टी वाली पुरान हो गया है। यहाँ ये जो आप खड़े हैं वहाँ पहले 7-8 मीटर पानी था, तो ये पूरा अभी 7-8 मीटर पूरा मिट्टी जम गया है। 7-8 मीटर। पानी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, मनोरंजन के लिए नहीं। किसी की जीवन डोरी को छीनकर उस पर हम अपने खाली समय में पतंग नहीं लहरा सकते। ये मानवीय लक्षण नहीं है। आज जहाँ लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, कल वहाँ किसी का घर था, आंगन था। आज अगर उसी उजड़े सुने आंगन, घर, खेत, चूल्हे, झूले, बरामदे में तुम अपनी ही धुन में पर्यटन में मशगूल हो, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। नर्मदा की घाटी में अब लड़ाई जारी है। चलो उठो रोके ना विनाश 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 है। विकास के ही नाम पर बांध का ये खेल है। विकास के ही नाम पर बांध का ये खेल है। सोच लो और जान लो लाभ हानि कितनी है। सोच लो और जान लो। त्यावेळी झालेला आरोप किंवा अजून सुद्धा होतो बऱ्याच वेळेला की नर्मदा बचाव आंदोलन हे विकासाच्या खूप विरोधात आहे, पण जर खऱ्या अर्थानं आपण जेव्हा आंदोलनाचा पूर्ण अभ्यास करतो किंवा तिथे काम करायला लागतो त्यावेळेला आपल्याला कळतं की जशी खरोखर विकास चाहिए आणि विनाश नाही ही आंदोलनाची घोषणा आहे, तसंच त्याच पद्धतीने ते चालतं। आणि म्हणून जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीला विरोध करतो त्यावेळेला त्याला पर्यायही द्यावे लागतात। तसे वेगवेगळे पर्याय प्रत्येक वेळेला आंदोलनाने दिलेले आहेत। जसा सरदार सरोवर प्रकल्प आपण बांधला, मोठा प्रकल्प तयार केला, त्या प्रकल्पामध्ये लोकांचं नुकसान किती होतं आणि फायदा किती होतो त्यांना दाखवण्यासाठी हा आम्ही छोटासा एक पॉवर प्रोजेक्ट आम्ही तयार केला। श्रमदानातून ग्रामस्थांनी 9 महिने काम करून एक छोटा बांध तयार केला। आम्हाला जेव्हा लाईट पाहिजे असेल तेव्हा आम्ही तो गेट उघडतो, लाईट चालू करतो। गेट बंद केला, पाणी बंद झालं, आपली लाईट बंद झाली। 15 किलो वॅटची जवळजवळ लाईट तयार झाली। सगळे 12 पाड्यामध्ये लाईट चमकायला लागली तेव्हा जीवनशाळेचे दडगाव तालुक्यातले पूर्ण लोक या जमल्यात। आम्ही ज्या दिवशी आमच्या विजेचे आम्ही उद्घाटन केला तेव्हा आमची लाईट आम्ही पहिला बल्ब चालू केला, त्या दिवशी आम्ही जीवनामध्ये एवढा आनंदी झालो नसेल एवढा आनंदी झालो आमच्या या वीज निर्मितीमुळे। एका कुटुंबाला 20 रुपया प्रति महिना 20 रुपये खर्चामध्ये आम्ही 3 वर्ष लाईट वीज वापरली। तलांक दाखवणारे सरदार सरोवरचे हे पुनर्वसनचं हे अधिकारी त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हे पुढे बाहेर येणारं प्रोजेक्ट आहे, त्यामुळे तुम्हाला तो प्रोजेक्ट राबवण्यास काही हरकत नाही असं त्यांनी सांगितलं। जेव्हा ते सरदार सरोवरचं बॅकवॉटर आणि 2006 मध्ये ते अतिवृष्टीचं पाणी आलं आणि बॅकवॉटरचं पाणी त्या महापुरामध्ये आमचं जे पॉवर प्रोजेक्टचं हाऊस होतं ते पूर्ण वाहून गेलं, मशिनरी सर्व वाहून गेली।
तेव्हापासून आमचं हे प्रोजेक्ट बंद झालं. तेवढं करून सुद्धा शासनाचे डोळे उघडले नाही. आम्हाला मदत केली असती पुन्हा आम्ही तो प्रोजेक्ट आम्ही तयार केला असता. विकास चाहिए, विकास चाहिए. आंदोलन म्हणजे एक विद्यापीठ आहे, एक युनिव्हर्सिटी आहे, जी आपल्याला खूप काही शिकवून जाते. ज्या गोष्टी तुम्ही कधीच नॉर्मल आयुष्यात शिकू शकत नाही, त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही या आंदोलनांमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला शिकायला मिळतात. हमारे संविधान बंधु भगिनी ये आदिवासी पहले से ही हमसे काफ़ी दूर रखे गए हैं. हमें उन तक पहुंचने की कभी ज़रूरत ही नहीं लगी, क्योंकि वो स्वयंपूर्ण है. उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है. वो हमसे कभी कुछ नहीं मांगते. जितना उन्हें प्रकृति ने दिया है, आपस में मिल बांटकर उनका गुजारा हो जाता है. हमें वो तब याद आए जब उन्होंने बरसों से संभाले रखे जंगल, पानी, ज़मीन पर हमारी नज़र पड़ी. शहरों में बैठकर प्रसार माध्यमों को, खासकर सोशल मीडिया को अपने ज्ञान का जरिया मानने वाले, या फिर ट्रैकिंग, एक दिन की पिकनिक या पर्यटन के माध्यम से गांवों के संपर्क में आने वाले हम एलियंस को घाटी के इन बाशिंदों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है. हम किस बिना पर आंदोलन, पुनर्वास, आदिवासी, नदी, इनके बारे में इतनी जोर शोर से अपनी बात कहते हैं? हमारा अनुभव ही क्या है इन सब के बारे में? शायद उतना ही जितना उन एलियंस का हमारे बारे में है. सतपुड़ा की गोद में बहती नर्मदा नदी, उसकी ये घाटी, यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है. मुंबई से रात की बस में बैठो, सुबह शाहदा पहुँचो या जुलवानिया, फिर वहाँ से धड़गांव या बड़वानी, फिर वहाँ से जीप में जाना होगा, क्योंकि बस या यातायात की कोई भी सरकारी सुविधा यहाँ नहीं है. तो हमें पहुँचना है सिंदूरी नाला, उड़द्या नाला, ककराना या भूषा. जीप यहीं तक जा सकती है क्योंकि रास्ता यहीं तक बनाया गया है. तो अब जीप से उतरकर नदी के अंदर उतरकर चलना है. नदी अब सूख चुकी है क्योंकि हमने बड़े बांध बनाए. तो इस सूखी हुई नदी में चलकर करीब 15 से 20 मिनट में हम नदी के उस इलाके में पहुंचते हैं जहां पानी है और नाव वहां तक आ सकती है. उस नाव में अब बैठना है तकरीबन 1 या 2 घंटे, क्योंकि जलाशय उतना बड़ा है. हमारी नाव सरदार सरोवर के जलाशय में चल पड़ती है. कुछ ही देर में हम जलसिंधी, सुरुंग, सिक्का, नीमगवाण, डोमखेड़ी, धानखेड़ी, मुखड़ी, मणिबेली, इन गांवों के ऊपर से जाएंगे. वो यहीं थे, ठीक इसी पानी के नीचे, जो कभी इन आदिवासियों की खुशहाल दुनिया थी. तो अब नाव से हम एक पहाड़ के तले उतरते हैं. फिर से चलना शुरू. बीच में पहाड़ है, झरने हैं, जंगल है. हम चलते रहते हैं, पहाड़ चढ़ते उतरते रहते हैं. तब हम पहुंचते हैं नर्मदा की घाटी में बसे आदिवासियों के बेहद खूबसूरत गांवों में. दूर हमें दिखाई देते हैं कुछ टाट के बने घर और सुनाई देने लगती है ढोल की आवाज़, एक लय में, एक ताल में. और फिर दिखाई पड़ती है एक नीली रेखा जो धीरे धीरे उभर कर सामने आती है. वो नीली रेखा और गीतों की आवाज़ दोनों बड़े होकर सामने खड़े हैं. हम पहुंच गए हैं नर्मदा घाटी में चल रही जीवनशाला में.
महाराष्ट्र की मणिबेली, डनेल, थुवाणी, त्रिशूल, सावरादीगर, भाबरी, जीवन नगर और मध्य प्रदेश के भादल और भिताड़ा में चल रही जीवनशाला में। अपनी चीज के ऊपर लड़ना, फिर आप पीछे अपने पन्ना भी चालू, ये अपनी लड़ाई पड़ा, सरकार से झगड़ा, ये कानून है, ये चीज है, ये हमारा हक है, ये हमारा देव है, ये हमारा भूत है, ये हमारी चीज है, ये हमारा गांव है, ये हमारा पानी है, हमारा खेत है, हमारी फसल है, अपने जीने के जितने भी संसाधन से इसके लिए लड़ना है। पच्चीस वर्ष हो गए हैं ये जीवन की शालाएं बगैर किसी सरकारी अनुदान पर चल रही है। सिर्फ भारत देश के लोगों की आर्थिक मदद से चल रही है। ना विदेश से कोई पैसा आता है, ना किसी एक संस्था से, ना कोई राजनीतिक पक्ष से या किसी धर्म, पंथ या महापुरुष के नाम से। इन्हें कहीं से कोई बड़ी आर्थिक मदद नहीं मिलती। जो है सारा का सारा गांव के लोगों ने इकट्ठा किया हुआ सामान है। गांव के लोग ही इन शालाओं का भवन निर्माण करते हैं और फिर वही गांव की मीटिंग या सभाएं होती है, जिससे शाला और गांव एक दूसरे से अलग नहीं रहते, विभक्त नहीं होते, बल्कि गांव के लोग इस जीवनशाला का और ये शाला गांव का ही अंग बने रहते हैं। यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा पूरे गांव का बच्चा होता है। उसकी शिक्षा, खान पान, सुरक्षा ये पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है। ओला आया तुइरा दुख तो निकले तो ये एवडी बारीक एवडी फुड़की रहती है, ता दुख तो निकले ता वो सीखा बहनो तो सबको ही हर देना। गोडू हे जो कोस नहीं आने हाँ वो तो देवो बनावी न दे ओ हाँ तो मैं दुखे था हाथ बात काम न दे। महाराष्ट्र में पहली से चौथी और मध्य प्रदेश में 5वीं तक पढ़ने वाले इन बच्चों के 2 जोड़ी कपड़े, थाली, कटोरी उनके अभिभावक उनके साथ भिजवाते हैं। तीन वक्त के खाने के लिए अनाज, पढ़ने के लिए किताबें, कॉपियाँ, ओढ़ने बिछौने का सामान, शिक्षकों और मददगारों के छोटे से वेतन और स्कूल चलाने का जो भी खर्चा होता है वो सब आता है निमाड़ के किसानों से, नई बसाहटों में गए घाटी के आदिवासी परिवारों से, शहर में रहने वाले नर्मदा नवनिर्माण अभियान के सहयोगी लोगों और दोस्तों की आर्थिक मदद से, और मेधा दीदी को मिलने वाली पुरस्कार की राशि, कहीं दिए गए लेक्चर से मिले मानधन से। ये काम मुश्किल तो है पर है बहुत ही उम्दा। आखिर आंदोलन को क्या जरूरत है जीवनशाला चलाने की? सरकारी स्कूलों में ये बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? तो कारण नंबर 1, सरकारी शाला का यहाँ सिर्फ कागज पर होना। पर सबसे महत्वपूर्ण कारण है ये जीवनशालाएं आदिवासी मूल्यों को बनाए रखने का जरिया है, आदिवासी भाषा संस्कृति टिकाए रखने का साधन है। वो संस्कृति जो अगर हम बाहरी दुनिया वाले सीख ले तो हमारी ये दुनिया सच में एक आदर्श दुनिया बन जाएगी। इन जीवनशालाओं से नई पीढ़ी तक जो मूल्य पहुंचते हैं वो है आदिवासी समाज का ज्ञान, उनकी सूझबूझ, समझदारी, एकता, प्रकृति के साथ मेलजोल का जीना, उनकी जीवन दृष्टि। हमको भी मालूम होनी चाहिए चीज़ क्या है, देश में क्या है, बच्चों के भविष्य में क्या है, अपने अपने जीवन का भविष्य क्या है, गांव की भविष्य क्या है, गांव की चीज़ क्या है और दुनिया के देश में चीज़ क्या है। जब तक स्कूल नहीं रहे ये नहीं होना चाहिए। मस्जिद मंदिर बाद में, पहल स्कूल थी,
कोई की जमीन डुबा देता है और जमीन नहीं दे रहा, तो वो ना भ्रष्टाचार कर रहा है ना। माता पिता के अपने बच्चों को लेकर सपने होते हैं। अपना बच्चा सभ्य हो, शांत हो, दूसरे के प्रति संवेदनशील हो, शांति प्रिय हो, लालच ना करे, दूसरों के साथ मिल बांट कर रहना सीखे, उतना ही ले जितनी ज़रूरत हो, चिल्लाकर ना बोले, अंदर से ही अनुशासित हो। ये सारे गुण इस आदिवासी समाज के हैं। ये इन्हें सिखाने नहीं पड़ते। इन जीवनशालाओं में आज तीसरी पीढ़ी घड़ रही है। 1000 जितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, संघर्ष के साथ निर्माण का महत्व सीखते हैं, जो इस 35 वर्षों से चले आ रहे अहिंसक आंदोलन को आगे ले जा सके। इन जीवनशालाओं को सरकारी अनुदान नहीं मिलता, क्योंकि शायद सरकार अपनी कागज पर चलने वाली अदृश्य पाठशालाओं को ही सही मानती है और इन जीवन की शालाओं को गैरकानूनी। इन्हीं जीवनशालाओं से पढ़े हुए अनेकों होनहार छात्रों में इन बच्चों को और हमारे देश को भी भविष्य की आशा दिखाई देती है। इनमें से कई राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीत रहे हैं, तो कई वन विभाग में या पुलिस में काम कर रहे हैं। कुछ पंचायतें जीतकर अपने गांव की सेवा कर रहे हैं, तो कुछ इन्हीं जीवनशालाओं में शिक्षक बने हैं। जो पाया है अपनों से, वो अपनों को ही सूद समेत लौटाने का ये सिलसिला 2 दशकों से चला आ रहा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचा जीवन शाळा चालू, जीवन शिक्षण चालू, जीवन शिक्षण चालू, बालमेळा माको कबड्डी खेळणारा, संस्कृतीने गीते नाटक करणारा, आमरा गाव माय आमरी जीवन शाळा, आमू जीवन शाळा वाला, जीवन शाळा वाला, जीवन शाळा वाला, जीवन शाळा वाला। जीवनशालाओं का विजयोत्सव होता है बाल मेला। 1000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी इन जीवनशालाओं से आकर अपने हुनर को सामने रखते हैं। मूल गांव हो या नई बसाहटों में रहने गए यजमान गांव वाले, इन 4 दिन के हज़ारों मेहमानों के खाने पीने, रहने, ओढ़ने बिछाने, स्नान आदि की पूरी व्यवस्था बड़े ही जतन से, प्यार से करते हैं। Go, go, go!
यही वो आदिवासी लोग हैं जो पूरी शिद्दत से इस आज़ाद भारत का स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस संविधान का मान रखते हुए जो उन्हें समता, स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता और न्याय दिलाने का आश्वासन देता है। उनकी ये सारी उम्मीदें अभी भी कायम हैं। आशा है कि बाकी के उनके हम बंधु उनके इस विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। सरदार सरोवर जवळ जगातील सर्वात मोठी प्रतिमा सरदार वल्लभभाईची बनवली आहे। जेवढे पैसे प्रतिमा बांधण्यास वापरले आहे ते पैसे जर आज आमच्या गावात प्रगती करता वापरले असते तर आज आमच्या गावात वीज असते, पर्यटन अजून चांगले झाले असते। अशा प्रकारे आमचा नाटक संपला। धन्यवाद। बात इस एक सरदार सरोवर बांध की नहीं है, बात सिर्फ पुनर्वास की भी नहीं है। बात है उन सारे लोगों की जिन्हें हम अपनी बराबरी का नहीं मानते, अपना नहीं मानते। बात है हमारी नियत की। जो हमारे लिए नागवार है वो सबके लिए नामंजूर, और जो हमें चाहिए वो सबको मिलना चाहिए इस दानत की। इसलिए सवाल ये है कि विकास किसका हो रहा है और इसकी कीमत कौन चुका रहा है। आम्ही कधीचा नक्षलवादी झालो असतो, पण आम्ही या नंदुरबार जिल्ह्यातले आदिवासी किंवा या नर्मदा परिसरातले पूर्ण आदिवासी हे त्या प्रवृत्तीचे आदिवासी नाहीत। हे शांत स्वभावाचे लोक आहे, हे निसर्गासोबत जगणारे आदिवासी आहेत। आम्हाला ना मंदिर असतो ना मस्जिद असतो, आमचा देव असा असतो तो इतका पक्का असतो की एखाद्या नदी आहे त्या पहाडामधून वाहत वाहत आली, त्या नदीमध्ये दगड एक तिकडून उस्सा टेकडीवरून दगड त्या नदीमध्ये पुरामध्ये वाहत वाला, असा गोल फिरून 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 फिरवला, एवढा दगड आता इथे पोचता पोचता तो एवढा झाला आणि तो असा गोल झाला। तो मार खाल्लेला दगड असतो, तो गोल झालेला असतो, म्हणजे तो पक्का असतो। त्याला किती काय केलं तरी तो काय होऊ शकत नाही, एवढी ताकद असते त्या दगडामध्ये। तो आमचा देव असतो आणि त्यालाच म्हणतो आम्ही वाघदेवाचा पूजा करतो। मानवी सभ्यता जब अपने पहले कदम ले रही थी तब से आबाद है ये नर्मदा की घाटी। एक जंगल बनने में सदियां लग जाती है और एक गांव बसने में बरसों बरस। यहाँ से लोगों को उठाकर वहाँ डाल दिया तो उसे गांव नहीं कहते, वो बसाहट होती है। इंसान कोई संख्या या फाइल नहीं होते कि बस गिन लिया और यहाँ से उठाकर वहाँ डाल दिया। इंसान पेड़ की तरह होता है, नई मिट्टी उन्हें पकड़े रखे और जिंदा रखे, ये इतनी आसान बात नहीं है। विदेशों में बसे लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। बस फ़र्क ये है कि वहाँ बसना उनकी अपनी मर्जी होती है, मजबूरी नहीं। ये सिर्फ किसी के घर बनाने की बात नहीं है, बात है अन्याय की, असमानता की, अनैतिकता की। कोई एक त्याग करता रहे और दूसरा सिर्फ फायदा उठाता रहे, इस विषमता की।
एक बात का समझना बहुत ही मुश्किल है। पेड़, पानी, अनाज, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, ये तो सभी मानते होंगे। तो जो लोग इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें विकास का विरोधी कहना, देशद्रोही कहना, उनसे नफरत करना, इसमें कौन सी अक्लमंदी है? बात हमारे ही जिंदा रहने की चल रही है। आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि पृथ्वी का इतना विनाश हो रहा था, तब तुम लोग क्या कर रहे थे? तब हम क्या जवाब देंगे? क्या सच में विकास का यही मॉडल सही है? क्या उससे सच में सबका विकास हो रहा है? क्या हमारी ये धरती पहले से और ज्यादा फल फूल रही है? क्या वो और ज्यादा हरी भरी हो गई है? क्या नदियां पानी से लबालब भरकर कल कल बह रही है? वैकल्पिक विकास या ऑल्टरनेट डेवलपमेंट ये विकल्प नहीं हो सकते, वो ही मुख्य धारा होनी चाहिए। उन सारे के सारे समाजों को, फिर वो दलित हो, आदिवासी हो, गरीब, अशिक्षित लोग, औरतें, किसान, मजदूर, इन सबको हमारा पितृसत्ताक समाज उनकी मुख्य धारा में नहीं मानता। तो क्या हम मुख्य धारा वाले इतने ओछे हैं कि हम सोचते हैं कि बाकी के ये सब लोग इसीलिए जन्मे हैं कि हमारी जिंदगी आसान हो? वो मुख्य धारा में इसीलिए आए कि हमारे लिए काम करने वाले लोग मिलते रहे, वो लोग बस हमारे लिए त्याग करते रहे। तो अब जिनसे हमने त्याग मांगा, उनकी जमीन मांगी, पानी मांगा, उन्होंने मजबूरी में ही सही वो सब हमें दे दिया है। तो अब बारी हमारी है। हमारा दिल इतना बड़ा तो नहीं है कि हम उन्हें वो सब दिला सके जो हम अपने लिए चाहते हैं, पर कम से कम उनके शुक्रगुजार तो हो सकते हैं। चलिए थोड़ी सी शालीनता दिखाकर उनको थैंक यू बोल ही देते हैं। हमारे देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसमें पूरे भारत की आबादी के सिर्फ 1% लोग सक्रिय रूप से हिस्सा लेते थे। पर सिर्फ वो 1% लोग तो आज़ाद नहीं हुए ना, आज़ाद तो पूरा मुल्क हुआ। हम भी शामिल नहीं थे उस संघर्ष में, पर आज हम आज़ाद हैं। शायद अभी हम किसी आंदोलन में शामिल नहीं हैं, आज हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, पर हो सकता है कल आपको या मुझे ऐसे ही किन्हीं एलियंस के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़े। तब हमें शुक्र मनाना होगा कि ऐसे जन आंदोलन हुए, हर एक वो आंदोलन जो अन्याय के खिलाफ लड़ा। तब हमें ऐसे आंदोलन याद आएंगे जहां लोग बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ संघर्ष करते रहे और हमारे ही भविष्य के लिए सुकर रास्ते बनाते रहे। आज इस पर शायद हम यकीन ना करें, पर यह बात जहन में रख लेते हैं कि एलियंस पहले से आगाही देकर नहीं आते। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी आंगन में उतर सकते हैं, कोई भी घर मांग सकते हैं। लकीरें खींचना तो मुख्य धारा की फितरत है, फिर वो स्त्री पुरुष के बीच खींची लकीर हो या जाति या धर्म ने खींची हुई रेखा, वो गांव शहर के बीच से जाती सड़क हो या अमीरी गरीबी के बीच से गुजरती धन की लकीर, मुल्कों के बीच खींची सरहद हो या पानी के बीच बंधे बांध की लकीर। अगर ये लकीर ना हो तो हम अगल बगल ही खड़े होंगे, पर जब तक वो लकीर खींची रहेगी हमें किसी एक तरफ होना पड़ेगा। सवाल ये है कि हम लकीर के किस तरफ को चुनते हैं। अभी कुछ अपने लकीर के उस तरफ है, तो मैं और मेरे कुछ अपने लकीर के इस तरफ, लोगों की तरफ, न्याय की तरफ, एकता की तरफ, समानता की तरफ, प्रकृति की तरफ, मानवता की तरफ। तुम किस तरफ हो मेरे दोस्त?